नमस्कार। आज हम ब्रिटिश राज के कुछ बहुत असरदार तौर तरीकों पर एक गहरी नजर डालेंगे। ये सिर्फ आप देखें तो जंग के मैदान में जीती गई लड़ाइयां नहीं थीं, हाँ, बिल्कुल नहीं। बल्कि कुछ ऐसी चालाक नीतियां थीं जिनसे उन्होंने भारत में अपनी पकड़ बहुत मजबूत कर ली। हुँ? सोचिए, एक नीति थी सहायक संधि, यानी सब्सिडरी अलायंस। हम्म। सुनने में लगता है दोस्ती का हाथ, पर असल में ये राज्यों को काबू करने का तरीका था। हाँ, बिल्कुल। और फिर थी व्यपगत का सिद्धांत, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसे हम हड़प नीति भी कहते हैं। हाँ, वो भी। मतलब वारिस नहीं तो रियासत गई, सीधी बात। बिल्कुल, ये राजनीतिक चालें थीं, एक तरह से जिनसे धीरे धीरे राज्यों की आज़ादी ही छीन ली गई। और इसके साथ ही हमें ये भी समझना होगा कि कैसे उन्होंने भारत की जमीन से पैसा निकालने के लिए मतलब बिल्कुल नए तरीके ईजाद किए। हाँ, लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स की बात कर रहे हैं आप। जी हाँ, हम बात करेंगे भू राजस्व यानी लैंड रेवेन्यू की 3 मुख्य व्यवस्थाओं की। स्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी। हाँ, ये नाम सुने तो हैं। हाँ, सुने होंगे, पर इनके पीछे की कहानी और किसानों पर इनका क्या असर हुआ, ये जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और हाँ, एक और बड़ा कदम, भारत में रेल का जाल बिछाना। ओह हाँ, रेलवेज। अक्सर इसे तरक्की की निशानी माना जाता है, पर क्या ये सिर्फ भारत के फायदे के लिए था, या इसके पीछे अंग्रेजों के अपने मकसद ज्यादा हावी थे? ये एक बड़ा सवाल है। तो चलिए, आज इन नीतियों की परतें खोलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने भारत के ताने बाने को कैसे बदला। हमारी पड़ताल का मिशन यही है, इन रणनीतियों के पीछे की सोच और उनके दूरगामी परिणामों को समझना। तो शुरुआत करते हैं ब्रिटिश विस्तारवादी नीतियों से। इसमें ये सहायक संधि यानी सब्सिडरी अलायंस, नाम तो बड़ा दोस्ताना लगता है ना? हाँ, नाम तो ऐसा ही है, जैसे कोई मदद करने का समझौता हो, पर क्या वाकई ऐसा था? नहीं, देखिए, नाम अक्सर धोखा देते हैं और ये उनमें से एक था। ऊपरी तौर पर देखें तो मदद का दिखावा था, पर असल में ये लॉर्ड वेलेस्ली का 1798 के आसपास इस्तेमाल किया गया एक मास्टर स्ट्रोक था। अच्छा, वेलेस्ली का। हालांकि इसका पहला प्रयोग कहते फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था, पर वेलेस्ली ने इसे ब्रिटिश विस्तार का एक बहुत कारगर हथियार बना दिया। मकसद बिल्कुल साफ था, भारत से फ्रांसीसी असर को जड़ से उखाड़ना और ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत की सबसे बड़ी मतलब निर्विवाद शक्ति बनाना। अच्छा, तो ये काम कैसे करती थी? मतलब जिन राज्यों के साथ ये संधि होती थी, उन्हें क्या कीमत चुकानी पड़ती थी इस सहायता की? कीमत कीमत तो बहुत बड़ी थी। पहली बात, संधि करने वाले राज्यों को अपनी सेना भंग करनी पड़ती थी। अपनी सेना? हाँ, सोचिए, अपनी सुरक्षा का जिम्मा छोड़ना और उसकी जगह रखनी होती थी ब्रिटिश सेना की टुकड़ी, ओ, और जिसका सारा खर्चा, वेतन, रखरखाव सब कुछ उसी राज्य को देना पड़ता था। कमाल है। और अगर राज्य नकद पैसा नहीं दे पाता, जो अक्सर होता था, तो उसे अपने राज्य का एक बड़ा और उपजाऊ हिस्सा कंपनी को सौंपना पड़ता था। गजब। मतलब अपनी ही सुरक्षा के लिए अंग्रेजों को पैसा दो या अपनी ही जमीन दे दो, ये तो एक तरह का जाल था। बिल्कुल जाल था, और शर्तें भी थीं। और क्या शर्तें थीं? और भी शर्तें थीं जो राज्य को एक तरह से पंगु बना देती थीं। राज्य की राजधानी में एक ब्रिटिश अफसर तैनात हो जाता था, ब्रिटिश रेजिडेंट। हाँ, रेजिडेंट, सुना है इसके बारे में। हाँ, कहने को तो वो बस एक प्रतिनिधि था, पर असल में वो राजा के कामकाज पर नजर रखता था और दखल भी देता था। अच्छा। राज्य किसी और यूरोपीय को, खासकर फ्रांसीसियों को, नौकरी पर नहीं रख सकता था। ओके। और शायद सबसे अहम शर्त, राज्य अपनी विदेश नीति मतलब फॉरेन पॉलिसी पूरी तरह कंपनी को सौंप देता था। पूरी विदेश नीति? हाँ, यानी कौन दोस्त होगा, कौन दुश्मन, किससे संधि होगी, किससे युद्ध, ये सब फैसले अब कंपनी करती थी। कंपनी ये वादा जरूर करती थी कि वो आंतरिक मामलों में दखल नहीं देगी। हाँ, पर क्या वो निभाते थे? बहुत कम। ये वादा शायद ही कभी निभाया गया। असलियत में दखल होता ही था। तो ये सिर्फ फौजी नियंत्रण नहीं था, ये तो आर्थिक और राजनीतिक गला घुटने जैसा था, वो भी बिना सीधे तौर पर राज संभाले। बिल्कुल, यही तो चालाकी थी। ये एक तरह से इनडायरेक्ट रूल, अप्रत्यक्ष नियंत्रण का तरीका था। किन बड़े राज्यों पर इसका असर हुआ? सबसे पहले कौन फंसा इसमें? इसकी शुरुआत 1798 में हैदराबाद के निजाम से हुई। अच्छा, हैदराबाद। हाँ,
फिर तो जैसे लाइन लग गई, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, सिंधिया, होलकर। देखते ही देखते कई बड़े और महत्वपूर्ण भारतीय राज्य इस संधि के जाल में फंस गए। बाप रे। और नतीजा ये हुआ कि शासक बस नाम के रह गए, उनकी ताकत, उनकी इज्जत सब खत्म हो गई, राज्यों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। दूसरी तरफ कंपनी को बिना एक पैसा खर्च किए एक विशाल सेना मिल गई, फ्रांसीसी खतरा खत्म हो गया और उसका साम्राज्य तेजी से बढ़ने लगा। हाँ, ये वाकई रक्षा को दिवालियेपन और नियंत्रण का हथियार बनाने जैसा था। सहायक संधि ने तो राज्यों को कमजोर किया, लेकिन फिर एक और नीति आई जो सीधे सीधे राज्यों को हड़पने के लिए थी, व्यपगत का सिद्धांत, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। हाँ, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसे हड़प नीति या गोद निषेध नीति भी कहते हैं। ये क्या बला थी? ये लॉर्ड डलहौजी का हथियार था। वो 1848 से 1856 तक गवर्नर जनरल रहे। हाँ, डलहौजी। और उन्होंने इसे बड़े पैमाने पर लागू किया। इस नीति का मूल सिद्धांत ये था कि अगर कंपनी के अधीन किसी संरक्षित राज्य के शासक का अपना कोई सगा पुरुष वारिस, मतलब नेचुरल मेल हेयर नहीं है, हाँ, तो उसकी मृत्यु के बाद वो राज्य सीधे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। मतलब कब्जा। हाँ, कब्जा। गोद लिए हुए बेटे को शासक की निजी संपत्ति तो मिल सकती थी, पर राजगद्दी नहीं। अरे, ये तो भारत में सदियों से चली आ रही गोद लेने की परंपरा को सीधे सीधे नकारना हुआ। बिल्कुल। इसका आधार क्या था? मतलब कोई लॉजिक? हाँ, ये भारतीय परंपराओं और भावनाओं पर सीधा हमला था। डलहौजी ने राज्यों को 3 श्रेणियों में बांटा था और गोद लेने के अधिकार को बहुत सीमित कर दिया। खासकर वे राज्य जो अंग्रेजों पर निर्भर थे या उनके द्वारा बनाए गए थे, उन्हें गोद लेने की इजाजत लगभग बंद ही कर दी गई। अच्छा। तर्क ये दिया गया कि भाई इन राज्यों का अस्तित्व ही अंग्रेजों की वजह से है, इसलिए उनके उत्तराधिकार का फैसला भी वही करेंगे। इस नीति की चपेट में कौन कौन से राज्य आए? इसका असर तो बहुत गहरा हुआ होगा फिर। हाँ, असर बहुत गहरा हुआ। कई रियासतें इसके शिकार बनी। सबसे पहले सतारा 1848 में, सतारा, फिर जैतपुर और संबलपुर, बघाट, उदयपुर, और फिर 1852 में झांसी की रानी वाला झांसी। हाँ, वही झांसी, और 1854 में नागपुर जैसे महत्वपूर्ण राज्य। इन सभी को इसी नीति का बहाना बनाकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। जाहिर है इसका जबरदस्त विरोध हुआ। शासक परिवारों में, सेना में और आम जनता में भारी गुस्सा और असुरक्षा की भावना फैली। इसे अन्यायपूर्ण और अनैतिक माना गया और ये असंतोष उन बड़े कारणों में से एक बना जिसने 1857 के विद्रोह की आग को भड़काया। हाँ, 1857 का विद्रोह, उसमें इसका बड़ा हाथ माना जाता है। तो सहायक संधि और हड़प नीति से राज्यों पर कब्जा तो कर लिया, लेकिन इतने बड़े साम्राज्य को चलाने और मुनाफा कमाने के लिए पैसा भी चाहिए था। बिल्कुल, पैसा तो चाहिए ही था। यही पर आती है जमीन से लगान वसूलने की बात, है ना? अंग्रेजों ने इसमें क्या बड़े बदलाव किए? पहले से क्या अलग था? हाँ, लैंड रेवेन्यू। और अंग्रेजों ने इस मामले में भी पुराने तौर तरीकों को पूरी तरह पलट दिया। देखिए, अंग्रेजों से पहले लगान आमतौर पर उपज का एक हिस्सा होता था। फसल अच्छी तो ज्यादा, कम तो कम, एक तरह की हिस्सेदारी थी। हाँ, मतलब रिस्क शेयर होता था। बिल्कुल, लेकिन अंग्रेजों ने इसे जमीन का निश्चित किराया यानी रेंट बना दिया जो नकद में देना होता था। चाहे फसल हो या ना हो, बाढ़ आए या सूखा पड़े, देना ही देना है। ये तो बहुत सख्त था। हाँ, दूसरा बड़ा बदलाव था जमीन को एक खरीदी बेची जा सकने वाली चीज बना देना और कई मामलों में जमींदार को उसका मालिक घोषित कर देना, जबकि पहले जमीन पर किसान या पूरे समुदाय का अधिकार ज्यादा माना जाता था। तो इन नई व्यवस्थाओं में सबसे पहले नाम आता है स्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट का। ये क्या था और कहाँ लागू हुआ? इसे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बनारस जैसे इलाकों में लागू किया था। अच्छा, कॉर्नवालिस ने? हाँ, ये ब्रिटिश भारत का करीब 19% हिस्सा था। इसे स्थायी यानी परमानेंट इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें सरकार ने जमींदारों से वसूले जाने वाले राजस्व की रकम हमेशा के लिए तय कर दी। हमेशा के लिए? लगान वसूल कर उसका करीब 90% 10-11 हिस्सा सरकार को देना था और बाकी 10% 1/11 हिस्सा खुद रखना था। ओके। और एक सख्त सूर्यास्त कानून भी था, सनसेट लॉ। सनसेट लॉ, ये क्या था? इसका मतलब था कि अगर तय तारीख के सूरज डूबने तक लगान जमा नहीं हुआ तो जमींदारी नीलाम हो जाती थी। बाप रे, इतना सख्त? जी हाँ। हमेशा के लिए लगान फिक्स कर देना। सरकार को इसमें क्या फायदा दिखा? क्या सिर्फ एक तय आमदनी ही मकसद था? तय और नियमित आमदनी एक बड़ा मकसद जरूर था, ताकि बजट बनाना आसान हो।
दूसरा, बार बार लगान तय करने के झंझट और खर्चे से बचना। लेकिन एक छुपा हुआ राजनीतिक मकसद भी था, जमींदारों के रूप में एक ऐसा अमीर और ताकतवर वर्ग तैयार करना जो अंग्रेजी राज का वफादार समर्थक बने। अच्छा, एक लॉयल क्लास बनाना चाहते थे। बिल्कुल। अंग्रेजों को ये उम्मीद भी थी कि जमीन का मालिक बनने पर जमींदार शायद खेती को सुधारने में पैसा लगाएंगे। लेकिन क्या जमींदारों ने ऐसा किया? और बेचारे किसानों का क्या हुआ इस स्थायी व्यवस्था में? उम्मीदें तो थीं, पर वो पूरी तरह धराशायी हो गई। किसानों का तो भयानक शोषण हुआ। ओह, सरकार का हिस्सा तो तय था, पर जमींदार किसानों से कितना वसूलेंगे इस पर कोई रोक नहीं थी। कोई लिमिट नहीं थी। कोई लिमिट नहीं। ज्यादातर जमींदार शहरों में रहते थे, जिसे एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म कहते हैं, और उनके कारिंदे गांव में मनमाना लगान वसूलते थे। खेती में सुधार की बजाय जमींदारों का ध्यान सिर्फ ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने पर था। तो किसानों का क्या हुआ? नतीजे में किसान कंगाल होते गए, कर्ज में डूबते गए और कई किसान विद्रोह भी हुए। और हाँ, नकद लगान चुकाने के दबाव में किसानों को खाने वाली फसलों की जगह नकदी फसलें जैसे नील, कपास उगानी पड़ी। इससे खेती का वाणिज्यीकरण यानी कमर्शियलाइजेशन हुआ, जिसके अपने अलग नुकसान थे। तो स्थायी बंदोबस्त कुल मिलाकर किसानों के लिए विनाशकारी साबित हुआ। हाँ, कह सकते हैं। क्या अंग्रेजों ने कोई दूसरा तरीका आजमाया, जहां शायद सीधे किसानों से बात की गई हो, जमींदारों को हड़काकर? हाँ, एक दूसरी बड़ी व्यवस्था थी, रैयतवाड़ी यानी रायतवाड़ी सिस्टम। रैयतवाड़ी। इसे थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड जैसे अधिकारियों ने मद्रास, बॉम्बे, असम वगैरह में लागू किया। ये ब्रिटिश भारत के सबसे बड़े हिस्से, करीब 51% पर फैली थी। 50% से भी ज्यादा? हाँ, इसमें अंग्रेजों ने बिचौलियों यानी जमींदारों को हटा दिया और सीधे रैयत यानी किसान से समझौता किया। सैद्धांतिक रूप से किसान को जमीन का मालिक माना गया। सुनने में तो ये बेहतर लगता है। क्या वाकई इससे किसानों को फायदा हुआ? बिचौलिया हट गया, किसान मालिक बन गया? देखिए, कहने को तो किसान मालिक था, पर असलियत बहुत अलग थी। अच्छा, कैसे? सबसे बड़ी समस्या थी लगान की दर, जो बहुत ज्यादा थी, अक्सर कुल उपज का 50% या उससे भी ज्यादा। 50%? हाँ। उपज का? हाँ, इसे बहुत ज्यादा कहना भी कम होगा। ये कमर तोड़ देने वाली दर थी, और ये दर स्थायी भी नहीं थी। स्थायी नहीं थी मतलब? मतलब हर 20-30 साल में जमीन का सर्वे होता था और लगान बढ़ा दिया जाता था। अगर किसान लगान नहीं चुका पाता तो उसकी जमीन छीन ली जाती थी। तो मालिक होने का क्या फायदा हुआ? वही तो, यानी बिचौलिया हटाया तो जरूर, पर बोझ सीधे किसान पर डाल दिया, शायद पहले से भी ज्यादा। नतीजा ये हुआ कि किसान अक्सर महाजनों और सूदखोरों से कर्ज लेने को मजबूर हो जाते थे, और उनकी जमीनें धीरे धीरे उनके हाथ से निकलकर महाजनों के पास चली जाती थी। शोषण का तरीका बदल गया, पर शोषण जारी रहा। यानी यहाँ भी किसान पिसता रहा। एक तीसरी व्यवस्था भी थी, महालवाड़ी व्यवस्था। इस पे महाल क्या है और ये कैसे अलग थी? महाल का मतलब है गांव या गांव का समूह, मतलब एक यूनिट। ओके, पूरा गांव। हाँ, ये व्यवस्था हॉल्ट मैकेंजी द्वारा उत्तर पश्चिम प्रांत यानी आज का पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य भारत और पंजाब के इलाकों में लागू की गई, जो करीब 30% हिस्से पर थी। ठीक है। इसमें सरकार ने लगान का समझौता ना तो किसी एक जमींदार से किया, न किसी एक किसान से, बल्कि पूरे महाल यानी गांव समुदाय से सामूहिक रूप से किया। पूरे गांव से एक साथ? हाँ, लगान इकट्ठा करके जमा कराने की जिम्मेदारी गांव के मुखिया, जिसे लंबरदार कहते थे, या फिर गांव के प्रमुख किसानों की होती थी। तो क्या ये सामूहिक जिम्मेदारी वाली व्यवस्था कुछ बेहतर थी बाकियों से? सैद्धांतिक रूप से इसमें जमीन पर गांव का सामूहिक अधिकार माना गया, जो भारतीय परंपरा के शायद कुछ करीब था। लेकिन इसमें भी लगान की दर बहुत ऊंची थी। यहाँ भी ऊंची दर? हाँ, शुरुआत में तो 60-66% तक रखी गई थी, बाद में घटाकर 50% के आसपास लाई गई, पर फिर भी बहुत ज्यादा थी। बाप रे। वसूली इसमें भी बड़ी सख्ती से होती थी, और कई बार गांव का मुखिया या लंबरदार अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करके खुद एक छोटे जमींदार की तरह बन जाता था और दूसरे किसानों का शोषण करने लगता था। अच्छा, मुखिया ही शोषक बन गया? हाँ, कई मामलों में। तो कुल मिलाकर आप देखें
तो चाहे परमानेंट सेटलमेंट हो, रैयतवारी हो या महलवारी, तीनों ही व्यवस्थाओं ने भारतीय किसान को बुरी तरह निचोड़ा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया। ये तो साफ है। जमीन से पैसा निचोड़ने के बाद अब बात करते हैं एक और चीज की जिसने भारत का चेहरा बदला, रेलवे। हाँ, रेलवे। 16 अप्रैल 1853 बॉम्बे से ठाणे पहली ट्रेन चली। अंग्रेजों ने इतनी तेजी से पूरे भारत में रेल पटरियां क्यों बिछाई? क्या ये सिर्फ आधुनिकीकरण और भारत की तरक्की के लिए था? नहीं, देखिए, सिर्फ तरक्की के लिए कहना तो ठीक नहीं होगा। इसके पीछे के मकसद ज्यादातर ब्रिटिश हितों से जुड़े थे। अच्छा, क्या मकसद थे? भारत से कच्चा माल जैसे कपास, जूट, ये सब सस्ते और तेजी से बंदरगाहों तक पहुंचाना। हाँ, ट्रांसपोर्टेशन। और ब्रिटेन में बने तैयार माल को भारत के कोने कोने के बाजारों तक पहुंचाना। मतलब मार्केट एक्सेस। बिल्कुल। दूसरा, प्रशासनिक और सैनिक कारण। रेलवे से सेना और सरकारी अमले को देश के किसी भी हिस्से में जल्दी भेजा जा सकता था। हाँ, कंट्रोल के लिए। हाँ, जिससे शासन पर पकड़ मजबूत होती और विद्रोहों को आसानी से कुचला जा सकता था। ओके। और तीसरा, एक और बड़ा कारण था ब्रिटिश पूंजीपतियों के लिए मुनाफे का एक सुरक्षित जरिया बनाना। पूंजीपतियों के लिए मुनाफे का जरिया? वो कैसे? रेलवे से? हाँ, शुरुआती दौर में भारत में रेलवे निजी ब्रिटिश कंपनियों ने बनाई। प्राइवेट कंपनीज ने? हाँ, और ब्रिटिश सरकार ने इन कंपनियों को उनके निवेश पर 5% मुनाफे की गारंटी दी। गारंटी? हाँ, गारंटी। और ये गारंटी भारत के खजाने से दी गई। क्या मतलब? भारत के पैसे से? जी हाँ, मतलब अगर कंपनी को नुकसान भी हो तो भी उसे 5% मुनाफा भारत सरकार देगी। अरे बाप रे, ये ब्रिटिश निवेशकों के लिए बिना जोखिम का सौदा था, लेकिन इसका सारा बोझ भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ा। हाँ, यही तो है ड्रेन ऑफ वेल्थ। बिल्कुल। इसी को दादा भाई नौरोजी जैसे राष्ट्रवादी नेताओं ने धन की निकासी यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ का एक प्रमुख उदाहरण बताया। बाद में सरकार ने खुद भी रेलवे का निर्माण और प्रबंधन किया और निजी सरकारी भागीदारी भी हुई। ये तो कमाल की बात है। मतलब भारत के पैसे से अंग्रेज निवेशकों को गारंटी शुदा मुनाफा। रेलवे के विकास में कुछ अहम पड़ाव क्या रहे? कुछ खास बातें? हाँ, कुछ मुख्य बातें याद रख सकते हैं। पहली ट्रेन तो 1853 में चली, बॉम्बे ठाणे। हाँ। 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय रेलवे बोर्ड बना। कर्जन के दौर में ही सबसे ज्यादा रेल लाइनें बिछी। अच्छा, कर्जन के टाइम में? हाँ, फिर 1924 में एकवर्थ कमेटी की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया। हाँ, ये तो काफी बात तक चला। जी, 2016 तक चला। और 1925 में बॉम्बे में पहली बिजली वाली ट्रेन चली। ओके, इलेक्ट्रिक ट्रेन। जी। इन सब का भारत पर कुल मिलाकर क्या असर पड़ा? जाहिर है कुछ अच्छे और कुछ बुरे पहलू रहे होंगे। हाँ, बिल्कुल, दोनों पहलू थे। कुछ सकारात्मक असर जरूर हुए। रेलवे ने यकीनन भारत को भौगोलिक रूप से जोड़ा। हाँ, ये तो है। लोगों का एक हिस्से से दूसरे हिस्से में आना जाना आसान हुआ, व्यापार बढ़ा, अलग अलग इलाकों के लोग मिले, विचारों का आदान प्रदान हुआ, जिसने धीरे धीरे एक अखिल भारतीय चेतना या कहिए राष्ट्रीय भावना जगाने में भी भूमिका निभाई। अच्छा, नेशनल मूवमेंट में भी मदद मिली। हाँ, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए भी यात्रा करना और संपर्क साधना आसान हुआ। और नकारात्मक पहलू? जिनका जिक्र शायद कम होता है। नकारात्मक पहलू ज्यादा गहरे और संरचनात्मक थे। जैसा लोकमान्य तिलक ने कहा था, भारत में रेलवे का विकास दूसरों की पत्नी के श्रृंगार पर खर्च करने जैसा है। क्या बात कही! मतलब फायदा ब्रिटेन का, बोझ भारत पर। भारी धन की निकासी हुई, जैसा हमने बात की। रेलवे के जरिए ब्रिटेन का सस्ता मशीन निर्मित माल भारत के दूरदराज के गांवों तक पहुंच गया। हाँ। जिसने भारत के पारंपरिक हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों को तबाह कर दिया। इसे औद्योगीकरण यानी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। ये बहुत बड़ा असर था। हाँ, और एक और भयानक परिणाम हुआ। रेलवे ने अंदरूनी इलाकों से अनाज को बंदरगाहों तक पहुंचाना बहुत आसान बना दिया। अनाज को? हाँ, इससे अनाज का निर्यात बढ़ गया, लेकिन देश के भीतर उसकी कमी हो गई। नतीजा ये हुआ कि जब अकाल पड़ते थे तो उनकी भयंकरता और बढ़ जाती थी, क्योंकि अनाज बाहर भेजा जा चुका होता था। ये तो बहुत ही दुखद बात है। तो हमने देखा कि कैसे ये नीतियां, चाहे वो सहायक संधि और हड़प नीति जैसी राजनीतिक चालें हों, या फिर जमीन से लगान वसूलने के ये अलग अलग तरीके, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, स्थायी बंदोबस्त, हाँ, स्थायी बंदोबस्त, या फिर रेलवे का जाल, ये सब आपस में जुड़ी हुई थी।
ऊपरी तौर पे अलग दिखते हुए भी इनका निशाना एक ही था। बिल्कुल सही कहा आपने। ये अलग-थलग फैसले नहीं थे, बल्कि एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा थे, जिसका मकसद था भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण को मजबूत करना और ब्रिटेन के आर्थिक हितों को साधना। इन नीतियों ने न सिर्फ भारत की अर्थव्यवस्था और समाज को गहराई से बदला, बल्कि आने वाले समय की राजनीति और संघर्षों की जमीन भी तैयार कर दी। और ये सोचने पर मजबूर करता है कि इन 150-200 साल पुरानी नीतियों का असर, चाहे वो जमीन के मालिकाना हक के झगड़े हों, प्रशासन का ढांचा हो या हमारी अर्थव्यवस्था की बनावट, आज भी हमारे समाज और व्यवस्था में कितना गहरा और किस रूप में मौजूद है। हाँ, ये एक बहुत अहम सवाल है। ये एक सवाल है जिस पर शायद हम सबको सोचने की जरूरत है। इसी विचार के साथ आज की ये पड़ताल यहीं समाप्त करते हैं। बिल्कुल। अगली बार फिर मिलेंगे एक और विषय की गहराई में उतरने के लिए। नमस्कार। नमस्कार।